अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो 2022 में लगभग 31,000 रेप केसेस फाइल किए गए थे। पर ये तो सिर्फ वो नंबर है जिनकी एफआईआर फाइल की गई थी, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी ना ही कोई एफआईआर होती है, ना ही कोई केस फाइल किया जाता है। मतलब ये नंबर अभी भी कम है। आपको पता है इंडिया में जो रेप विक्टिम्स हैं ना, उन्हें कई सारे सोशल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें जस्टिस के लिए कोर्ट के पता नहीं कितने सालों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। और तो और बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि जो सिस्टम है वो हमेशा विक्टिम को ही उसके साथ हुए इस घिनौने काम के लिए दोषी ठहराता है। और सिर्फ सिस्टम ही नहीं, बल्कि हमारे ही देश के कुछ बहुत ही ज्ञानी लोग उस लड़की को, उस वुमेन को इस काम के लिए दोषी ठहराते हैं, उसे ही गलत मानते हैं, जो ऑलरेडी इतना सफ़र कर रही है और अभी इस इंसिडेंट के बाद पता नहीं कितना सफ़र करेगी। उसने कपड़े इतने छोटे क्यों पहने थे, वो रात में अकेली बाहर क्यों गई थी, उसने लड़कों से इतनी दोस्ती क्यों कर रखी है। यही कुछ रेप के रीज़न है हमारे महान देशवासियों की नज़र में। तो ये तो हो गई मेरी और आपकी बात। अब हम आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। आपने कोलकाता रेप केस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये केस अब सिर्फ केस नहीं रह गया, एक मिस्ट्री बन चुका है। और जहाँ तक मैं रेप केसेस की हिस्ट्री के बारे में बात करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये मिस्ट्री अब कभी सुलझने वाली है। क्या आपको पता है कि इंडिया में रेप का ये पहला केस नहीं है। इसके अलावा भी इसके पहले निर्भया केस, उन्नाव केस, कठुआ गैंग रेप केस, पता नहीं कितने सारे केसेस हो चुके हैं। और जैसे इस केस के लिए देश की जनता सड़कों पर उतर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, मोमबत्तियां हाथ में लेकर घूम रही है, ये सब पहले के उन केसेस में भी हुआ था। पर क्या उससे कुछ चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए? क्या लोगों की मेंटेलिटी बदली? क्या रेप के क्राइम्स कम हुए? या क्या इंडिया की गवर्नमेंट को ये लगा कि इस घिनौने क्राइम को रोकने के लिए उसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, या सोसाइटी में एक ठोस एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए? अच्छा, अब अगर हम एग्जिस्टिंग लॉज की बात करें, तो क्या आपको पता है कि रेप के बारे में इंडिया के लॉज क्या कहते हैं? इसके साथ ही कैसे टाइप की पनिशमेंट इस क्राइम के लिए दी जाती है? और ये जो इतने सारे केसेस पास्ट में हो चुके हैं, इसके बाद रेप लॉज में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं? इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 63 और आईपीसी इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 375 रेप के बारे में बात करता है और रेप के प्रोविजन को डिफाइन करता है। अब अगर हम 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की बात करें, तो इस अमेंडमेंट के बाद रेप लॉज में काफ़ी कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे। जैसे रेप की डेफिनेशन को चेंज करते हुए उसमें पेनिट्रेशन बाय हैंड एंड पेनिट्रेशन बाय फॉरेन ऑब्जेक्ट को ऐड किया गया था, और रेप की पनिशमेंट को मिनिमम 7 साल तक सेट कर दिया गया था। इसके बाद 2012 का जो निर्भया केस आया था, उसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी कुछ चेंजेस किए गए थे। जैसे अगर कोई माइनर है, ऐसा कोई क्राइम करता है और उसकी एज 16 से 18 के बीच में है और उसे इस क्राइम की पूरी समझ है, तो उसे एज अ एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद 2018 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें तीनों क्रिमिनल लॉज में और पॉक्सो एक्ट में भी कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे। जैसे रेप की पनिशमेंट को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया गया था, रेप ऑफ अ माइनर की पनिशमेंट को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल तक कर दिया गया था, और गैंग रेप ऑफ अ माइनर की पनिशमेंट को 10 साल से बढ़ाकर डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक कर दिया गया था। और यही सेम पनिशमेंट भारतीय न्याय संहिता में भी दी गई हैं। तो ये तो मैंने आपको एग्जिस्टिंग लॉज बताए, और ये लॉज तो केस टू केस चेंज होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। हो सकता है फ्यूचर में और इससे बड़ी पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाए। पर आप मुझे बताओ कि सिर्फ पनिशमेंट को इंक्रीज करने से या नए लॉज को इंट्रोड्यूस करने से क्या रेप जैसे क्राइम को रोका जा सकता है, या इसके साथ साथ लोगों की मेंटेलिटी में भी बदलाव आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।